पिछले वीडियो में यानी 19 दिसंबर को हम डांडेली में थे। यहाँ हमने शाम में इस फ्लाइंग स्क्विरल के साथ कुछ वक्त गुजारा और नेक्स्ट डे यानी 20 दिसंबर को निकल पड़े ग्रेट हॉर्नबिल्स की तलाश में। आज के वीडियो में पहले वो तलाश पूरी करेंगे और कुछ टाइम गुजारेंगे ग्रेट हॉर्नबिल्स के साथ, फिर निकलेंगे हम्पी के लिए, जहाँ मैं आपको स्लॉथ बेयर्स करीब से दिखाऊंगी और इनका ऐसा बिहेवियर बताऊंगी जो आपने शायद पहले कहीं ना सुना हो। आज के दिन की शुरुआत हुई इस फ्रूटिंग ट्री के पास, जहां हम करीब 8 बजे पहुंच गए थे ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल्स को देखने की उम्मीद से। सो ब्यूटीफुल मॉर्निंग टुडे एंड आज हम लोग फिर से डांडेली में ही हैं, जहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि काफ़ी कुछ मिल रहा है। अभी सामने एक फाइकस ट्री है बड़ा सा और उस पर बहुत सारे फ्रूट्स है। हॉर्नबिल की 2 स्पीशीज़ हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख ली हैं। पाइड हमें दिख गई है और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल दिख गई है। पर्पसली आई वांटेड टू फोटोग्राफ द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल एंड दैट्स द रीज़न आई केम ओवर हियर। जैसे ही आए थे एक हॉर्नबिल दिखा और वो उड़ के अंदर को चला गया, तो कुछ देर यहाँ पर वेट करेंगे। मॉर्निंग बहुत अच्छी थी। मॉर्निंग में हमें पाइड हॉर्नबिल के कुछ बहुत अच्छे फुटेजेस मिले उसी एरिया से जहाँ पर हम कल गए थे। सो कुछ देर और रुकते हैं यहाँ पर और देखते हैं। हॉर्नबिल अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्रिएचर है, अपने बड़ा इंटरेस्टिंग बर्ड है। बहुत बड़ा विंग स्पैन होता है इसका और जब उड़ता है तो प्रॉपर आपको इसके विंग्स की आवाज़ आती है। इट्स इन इट सेल्फ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व दी हॉर्नबिल्स। सो कुछ देर वेट करेंगे और फिर देखते हैं ये आता है कि नहीं। पहले तो बस कुछ पाइड हॉर्नबिल्स दिखे, पर कुछ देर और सर्च करने पर जंगल के अंदर एक पेड़ पर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल्स का ये पेयर बैठा मिला। ये अपने आप में कमाल का बर्ड है और इतना कमाल कि गवर्नमेंट ऑफ केरला ने इसे अपना स्टेट बर्ड डिक्लेयर कर दिया है। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल्स काफ़ी शाय होते हैं और अक्सर एक बार पैर बना लें तो उससे अलग नहीं होते। मेल की आंखें रेड होती हैं और फीमेल की ब्लूइश वाइट। जो ग्रेट हॉर्नबिल मेल रहता है ना, वो फीमेल को अपना विंग में जो रहता है, मेल का विंग में एक ग्लैंड रहता है ऑयलिश, पिक करके फीमेल को फीड करता है न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए। इनके कुछ इंटरेस्टिंग बिहेवियर्स में से एक है इनका ब्रीडिंग बिहेवियर। ब्रीडिंग सीजन में फीमेल एक नेस्ट ढूंढकर उसे फीसेस से सील कर लेती है और जब तक चिक्स थोड़े बड़े नहीं हो जाते अंदर ही बंद रहती है। इस पूरे टाइम मेल आकर फीमेल को फ्रूट्स, बेरीज और इंसेक्ट्स फीड करता है। सो 3 हॉर्नबिल्स हैं ऊपर, 2 जो हैं वो विजिबिलिटी में है और एक अंदर है। मेल और फीमेल है। मेल बैठ करके फ्रूट, उस ट्री से फ्रूट खा करके यहाँ पे आके बैठ गया। थोड़ा सा एक विंडो मिल रहा है हमें ओपन का। इंटरेस्टिंग बिहेवियर देखा अभी हमने। हॉर्नबिल ने ज़ोर ज़ोर से कॉल किया और आवाज़ भी बहुत प्रॉपर ऊंचा तेज़ रहता है हॉर्नबिल का। आप यू कैन हियर इट लाइक वेरी लाउडली। और उसके बाद उसने कॉल करके जो ब्रांच है जिस पर वो बैठा है उसको बहुत ज़ोर से मूव किया और फीमेल अंदर है। साथ में दोनों नहीं मिले हैं फ़िलहाल के लिए। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल देखकर हम वापस हॉर्नबिल रिजॉर्ट पहुंचे, सामान बांधा और वहां से निकल पड़े हम्पी के लिए, जो डांडेली से करीब 5 घंटा दूर है। करीब 7 बजे हम पहुंचे इस छोटे से होम स्टे में, जहां से हमने अपना पहला डेस्टिनेशन वीडियो अपलोड किया था। आज की गुड मॉर्निंग थोड़ी लेट हुई और इस घर के बने बढ़िया खाने से पेट भरकर हम चल दिए दारोजी वाइल्ड लाइफ सैंचुरी की ओर, जिसे दारोजी स्लॉथ बेयर सैंचुरी भी कहा जाता है। सो हम लोग पहुंच चुके हैं दारोजी में और यहाँ पर भी वही गाड़ियाँ हैं, बड़ी बोलेरो जो होती हैं, जो कि हमारे को कभी नहीं बंदीपुर में मिलती हैं। सफारी बुक हो चुकी है एंड वी आर गोइंग इनसाइड। बताया ये जा रहा है कि बेयर साइटिंग्स बहुत अच्छी हैं और स्लॉथ बेयर भी एक वो सब्जेक्ट है जिसे शूट करने में बहुत ही मज़ा आता है। वेरी अडोरेबल एंड वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट्स। तो चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं दारोजी। ये एशिया की पहली स्लॉथ बेयर सैंचुरी है और हम्पी से करीब 15 किलोमीटर दूर है।
ड्राई डेसिडियस स्क्रब्स और थॉर्न्स का जंगल है, पर रेगुलर कंजर्वेशन एफर्ट्स से काफ़ी ग्रीनरी भी बढ़ाई जा रही है। सो हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आ चुके हैं और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक हाइड बनाया है जहाँ पे बैठ कर के आप आराम से बेयर की फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये अपने आप में बड़ी मज़ेदार बात है। अभी हम हाइड की तरफ जा रहे हैं एंड आई एम टोल्ड कि वहाँ पे बेयर आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो चलते हैं सामान वामान लेकर के और देखते हैं कि आज बेयर शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहता है अपना। एंट्री से करीब 20-25 मिनट की दूरी पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक हाइड है, तो हमने अपना सामान उठाया और हाइड में जाकर बैठ गए। ये काफी छोटा है और इसमें एक टाइम पर 4 या 5 से ऊपर लोगों का बैठना बहुत मुश्किल है। सो ये हाइड है और ग्रीन कलर का जाला लगा हुआ है। इसी के अंदर बैठ के आप बेयर शूट करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जगह है जहाँ से आप कैमरा निकालते हैं अपना, और बेयर्स का मूवमेंट बहुत रेगुलर है, आसपास मूव करते ही रहते हैं। ऊपर जो है वो रॉक्स हैं बहुत अच्छी, वहाँ पर आते हैं, खेलते हैं, इधर उधर घूमते हैं। मंगूज भी यहाँ पे बहुत हैं। सो यू कैन जस्ट कीप शूटिंग, वो इंटरेक्शन वगैरह आपको मिल सकता है। और अगर बेयर्स को आपको शूट करना है तो दारोजी इज़ अ प्लेस दैट यू कैन डेफिनेटली कम टू। हम्पी को आर्किटेक्चर के लिए जाना गया है हमेशा, वाइल्ड लाइफ के लिए उतना नहीं जाना गया है, पर हम्पी का एक बहुत इंटरेस्टिंग साइड भी है। और ये जो अलग अलग जगह हम विज़िट कर रहे हैं, नेशनल पार्क्स विज़िट कर रहे हैं टाइगर रिजर्व्स के अलावा, उसका आइडिया यही है कि जो जगह उतनी नहीं जानी गई हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाए और दिखाएं कि क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मिल सकती हैं यहाँ पे। कुछ देर में स्लॉथ बेयर्स दिखने लगे। स्लॉथ बेयर्स का जिक्र हिंदू माइथोलॉजी में भी है। आपको रामायण से जम्भावन याद है? कहते हैं उनको ब्रह्मा भगवान ने बनाया था ताकि वो सीता माता को रावण से जीत कर वापस लाने के लिए श्री राम की मदद कर पाए। पर अब कहानी जरा अलग है। ये IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आने लगे हैं। अब एक कारण हैबिटेट डिस्ट्रक्शन तो है ही। जब जंगल साफ होते जाएंगे तो जानवर तो बाहर आएगा ही। दूसरा प्रॉब्लम है इनकी रेप्यूटेशन, जिसके हिसाब से स्लॉथ बेयर्स बहुत एग्रेसिव होते हैं और कभी भी अटैक कर सकते हैं। पर आप आज से इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी जानवर बेवजह किसी पर अटैक नहीं करता। वो जानता है कि बेमतलब अटैक कर देने से उसका ज्यादा नुकसान हो सकता है। उसे वाइल्ड में सर्वाइवल के लिए हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह स्लॉथ बेयर्स के अटैक्स भी अक्सर डिफेंस में ही होते हैं, और स्लॉथ बेयर्स के बगैर ये इकोसिस्टम बिगड़ भी सकता है, क्योंकि स्लॉथ बेयर्स की डाइट टर्माइट्स यानी दीमक और एंट्स यानी चींटियों पर बेस्ड होती है। बाकी टाइम आप इनको कोई भी फल या फूल खाता भी देख सकते हैं, और अगर गलती से इनको शहद मिल जाए तो बस। जानते हैं स्लॉथ बेयर्स के आगे के बस कैनाइन्स होते हैं, नीचे के दांत नहीं होते, ताकि वो अपना स्नाउट यानी ये मुंह के पास वाला हिस्सा स्ट्रॉ की तरह यूज करके सारी टर्माइट्स को टर्माइट माउंट में से सक करके खा जाएं। कुदरत भी अपने आप में क्या मजेदार चीजें बनाता है। ये दिन में अक्सर आलस में रहते हैं और चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं आपको सुस्ताते हुए मिलेंगे। स्लॉथ बेयर्स में मदर कब रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है। 2-3 साल तक बच्चे माँ के साथ ही रहते हैं। यहाँ पर भी माँ अपने कब की साफ सफाई करने में बिजी है। आपने अक्सर देखा होगा स्लॉथ बेयर्स मुंह नीचे करके बस चलते जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये इनका खाना ढूंढने का तरीका है। ये पूरा रास्ता एंट्स और टर्माइट्स को स्मेल करते हुए चलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपका कभी जीवन में स्लॉथ बेयर से आमना सामना तो नहीं हुआ?
अच्छी बात है, पर अगर कभी हो जाए तो याद रखिएगा, उसे चौंकाइएगा मत और लड़ने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिएगा। न भागना है न भगाना है, बस चुपचाप वहाँ से निकल जाना है और बेर से अपनी दूरी धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। स्लॉथ बेयर्स के साथ कुछ टाइम गुजारकर हमने सोचा जंगल का एक राउंड मार लें, क्या पता कोई लेपर्ड दिख जाए। सो डन विद द हाइड। लाइट अच्छी हो रही है तो थोड़ा सा जंगल देखते हैं, जंगल घूमते हैं, सैंचुरी का एरिया देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। और क्या क्या है, लेपर्ड का मूवमेंट भी रहता है, दिस इज़ व्हाट दे आर टेलिंग, बट थोड़ा सा रेयर है लेपर्ड को अपने आप में ढूंढना। यहाँ पर उतना इजीली दिखता नहीं है। सामान वामान सब रख लिए एंड नाउ इट्स टाइम टू गो एंड सी व्हाट एल्स डू वी फाइंड ओवर हियर। तो अभी एक पगमार्क मिला है और बहुत बड़ा पगमार्क है। लेपर्ड ही है ऑफ कोर्स, यहाँ पे लेपर्ड का ही मूवमेंट है, टाइगर कभी सच नहीं मूव किया है यहाँ पे, पर थोड़ा सा वेट करके देखते हैं। काफ़ी बड़ा पगमार्क है और पूरी ट्रेल है, तो हाई चांसेस के पगमार्क तो फ्रेश ही है। अभी कुछ देर पहले ही लेपर्ड यहाँ से क्रॉस हुआ होगा हमारे आने से। सो जगह तो ऑब्वियसली अपने आप में वाइल्ड लाइफ में बहुत रिच है। आगे जा रहे थे एंड राइट देयर इज अ रॉक पाइथन लाइंग ऑन द रोड। फेस उसने रोड पे रखा है एंड इट्स जस्ट लाइंग। लंबा है, साइज में काफ़ी अच्छा खासा लग रहा है। बेयर्स, लेपर्ड, पाइथन, प्लेस इज क्वाइट रिच इन वाइल्ड लाइफ। अनफॉर्चुनेटली हमारी सफारी एक ही है, अदरवाइज 2-4 करते रेगुलरली तो मे बी वी कुड हैव सीन द लेपर्ड ऑल्सो। हम वापस आए और आज का दिन यहीं ख़त्म हो गया।